देखिए सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी कहते हैं, या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। पहले इस लॉ को अपन लोग समझेंगे क्या है, फिर स्टेटमेंट भी लिख लेंगे इस पर्टिकुलर लॉ का। पहले तो ध्यान रखना है कि ये लॉ हमें प्रपोज किसने करा। दिस वाज प्रपोज्ड बाय प्राउस्ट। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट इन अराउंड 1799। अब देखो इस लॉ का क्या है। इस लॉ का बड़ा सिंपल है, मतलब मान लो मैंने वाटर का सैंपल कलेक्ट करा, लेट अस से कि आई कलेक्टेड वाटर सैंपल। अब ये जो वाटर का सैंपल है इसको मैं कहीं से भी ले सकता हूं। आई कैन कलेक्ट दिस वाटर सैंपल फ्रॉम टैप वाटर ले लिया, या मैं इसको मैं से सी वाटर ले लिया, या लेट अस से मैंने इसे लेक से कलेक्ट करा, या मान लो अभी वी सेंट दैट चंद्रायन, सो लेट अस से हमने इसे मून से कलेक्ट करा। इस लॉ का ये कहना है कि कोई भी आपका सोर्स हो, व्हाटएवर इज द सोर्स ऑफ द कंपाउंड, किसी भी दिए हुए कंपाउंड का कुछ भी सोर्स हो, उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, अगर मैं पानी की बात करूं तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इनके बीच जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स रहेगा, वो कहीं से भी आप कलेक्ट करें। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 into 1, और ऑक्सीजन होता है 16, तो इनके बीच एक पर्टिकुलर फिक्स रेशियो के बीच वो हमेशा क्या रहेंगे, उनके बीच हमेशा ये रेशियो मेंटेन रहेगा। आप पानी कहीं से भी कलेक्ट कर लीजिए, मैंने पानी इतनी सारी जगह से कलेक्ट करा, पर हर एक सैंपल में इस वाले सैंपल, इस वाले सैंपल, इस सारे सैंपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो 2:16 आ रहा था, तो इसको सिंपलीफाई करके क्या लिखा है 1:8। और ये इसको मैंने आप किसी के लिए भी ले, फॉर इंस्टेंस लेट अस लुक फॉर अनदर एग्जांपल, कि मैंने लिया है CO2 का सैंपल। जो CO2 का सैंपल है इसको मैं तमाम तरह से कलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मान लो एक तरीका है कि मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करूं, मुझे क्या मिला Na2CO3 CO2 और H2। मैंने एक CO2 का सैंपल यहां से कलेक्ट करा है ना, इसको गर्म करके, या मैं क्या कर सकता हूं कि मान लो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट, अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखी थी, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करूं तो बनेगा AO प्लस CO2। मैं CO2 यहां से कलेक्ट करूं सैंपल CO2 का, या मान लो मैंने ये ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इनको गर्म करा, अगेन मुझे CO2 मिली। चाहे मैं CO2 इस तरीके से प्रोड्यूस करूं, या मान लो अभी थोड़ी देर पहले एक कंबशन की रिएक्शन करे थे है ना, प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहे थे कि मीथेन को अगर मैं कंबाइन कराऊं तो मिलेगा CO2 और 2H2O। तो CO2 चाहे मैं यहां से कलेक्ट करूं, मेरा CO2 का सैंपल किसी भी जगह से कलेक्ट हो सकता है, पर जो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो मास का रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। यहां देखो मास कार्बन कितना आ रहा है 12, और ये आ रहा है 32, यानी जो रेशियो आएगा 3:8। सिंप्लीफाई कर दूं 4 से डिवाइड करने के बाद, सो रेशियो हमेशा क्या रहेगा 3:8 का रहेगा, चाहे वो मैं यहां कहीं से भी कलेक्ट करूं। तो ये आपका होता है लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। हम इसका आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इस पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से अगर मैं इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whatever is the source of compound
आपका कंपाउंड का कुछ भी सोर्स हो सकता है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ component of compound will remain constant. Of compound will remain constant. जो रेशियो होगा ऑफ मासेस ऑफ कंपोनेंट, डिटरमिनेंट मासेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड विल रिमेन कांस्टेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था, है ना। अब इस लॉ में एक लिमिटेशन है, देखो लिमिटेशन क्या है, और ये अपने को ध्यान भी रखना है कि कब वैलिड नहीं है ये लॉ। जैसे मान लो, जैसे पिछले ले में देखा था वो वैलिड किसमें नहीं था, वो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है लॉ, ऐसे ये लॉ कुछ जगह वैलिड नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेगा, जैसे CO2 की बात करी थी, तो CO2 का एक सैंपल लेता हूं, एक सैंपल में कार्बन, देखो अपना आइसोटोप पढ़ रहे होंगे, कार्बन का एक आइसोटोप होता है 12 और एक होता है 14। तो अगर ये वाले सैंपल में मैंने 14 वाला जो रेडियोएक्टिव कार्बन है उसको लिया है, और ये वाला जो CO2 इसमें कार्बन 12 आइसोटोप है, तो यहां पर अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा 12:32, और अगर यहां रेशियो देखूंगा तो 14:32 होगा। यानी ऐसे केसेस में इट इज नॉट वैलिड, यानी इन केस ऑफ आइसोटोप्स, मैं क्या बोलूंगा कि इन केस ऑफ आइसोटोप्स दिस लॉ इज नॉट ओबेड, तब ये लॉ ओबे नहीं होगा। जैसे पानी की बात करी थी, तो दो तरह का पानी, एक तो आपका नॉर्मल वाटर है, ठीक है, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, या हम नॉर्मल वाटर कहते हैं, और एक आप कहते थे हैवी वाटर। हैवी वाटर में हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम, वो यूज होता है, तो इसको लिखते हैं D2O और इसको लिख देते थे H2O। आपको बताओ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो 1H1, 1D2D1 और एक होता था ट्रीटियम, रेडियोएक्टिव 3T1। सो अगर मैंने इस जगह हैवी वाटर यूज कर लिया तो देखो अब रेशियो चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहां देखूं तो अब ये लॉ वैलिड नहीं हो रहा है। अगर मैंने एक पानी का सैंपल कलेक्ट करा, एक में H2 है और दूसरे में D2O कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है, एक्चुअली हाइड्रोजन के इस वाले आइसोटोप को जिसमें एक न्यूट्रॉन दिया जाता है उसको कहते हैं ड्यूटेरियम, कंपाउंड सेम है, राइट। तो इसका यहाँ पर एटॉमिक मास क्या है 1 और यहाँ इसका एटॉमिक मास क्या है 2। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ रेशियो क्या आएगा 2:2, दो हाइड्रोजन है, सो 2 into 1 2:60, और यहाँ ऑलरेडी 2 होता है ड्यूटेरियम और ये कितने 2, तो 4:60। देखो अब रेशियो फॉलो नहीं हो रहा है। सो ये पर्टिकुलर लॉ ऐसे केसेस में क्या रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा जब आइसोटोप्स इन्वॉल्व होंगे, देन दिस लॉ इज नॉट ओबेड। और थोड़ा इस लॉ को समझने के लिए लेट अस लोकेट सम एग्जांपल। ध्यान रखना ये लॉ किसकी बात कर रहा है, ये लॉ बात कर रहा है किसी कंपाउंड की। ध्यान रखना पिछला वाला जो लॉ था वो बात कर रहा था एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, दैट वाज एप्लीकेबल फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये लॉ तो एक कंपाउंड के लिए डिफाइन करा गया, एक कंपाउंड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है उनका रेशियो सेम रहता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ आइसोटोप्स। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। सवाल ये है, जैसे इसी के लिए लिखते हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट, सवाल लिख रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ FeO on reduction gives 1.68 gram of Fe. In another experiment, 2.09 gram of FeO on reduction
gives 2.03 gram of Fe, so that law of constant composition is obeyed. Constant composition is obeyed. ठीक है, ध्यान से समझना है इस लॉ में क्या कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट करा गया जिसमें 2.4 ग्राम FeO लिया गया, उसको रिड्यूस करा गया किसी प्रोसेस के जरिए, मेंशन नहीं करा है। Fe बना, कितना बना 1.6। एक किसी दूसरे बच्चे ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जिसमें 2.09 ग्राम ऑफ FeO लिया, उसको रिड्यूस करा और वो बना 2.303 ग्राम ऑफ Fe, और कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन स्टेट करो। एक बात मैं फिर से क्लैरिफाई करूं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जब हम बात करते हैं तो किसी कंपाउंड को लेकर करते हैं, तो यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं FeO, इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर मुझे ये प्रूव करना है कि जो ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में FeO है और जो नीचे वाले एक्सपेरिमेंट में FeO है, उसके अंदर आयरन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो ये लॉ वैलिड होगा, और सेम नहीं है तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। देखते हैं जरा, मान लो पहले वाले को बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट 1 में क्या हुआ, FeO जो है उसको रिड्यूस कराया, क्या बना वो Fe, इसका कितना वेट लिया है 2.4 ग्राम। अब जब ये रिड्यूस हुआ तो ये 1.68 ग्राम बना। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ, सेकंड एक्सपेरिमेंट, वहां पर भी FeO को रिड्यूस करा दिया है और ये बन रहा है Fe। इनिशियली यहां कितना लिया 2.09 ग्राम और रिड्यूस होकर ये 2.03 ग्राम बना। देखिए इसका कुछ मास कम हुआ, यानी जो बचा मास होगा वो किसका मास हो जाएगा, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो देखो जरा हमारे पास क्या दिया है कि वेट ऑफ FeO जो है 2.4 एंड वेट ऑफ Fe है 1.68। तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों का माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा 2.4 माइनस 1.68, यानी कितना आ गया ये 0.7। तो हमको FeO के अंदर, लेट मी राइट इट लाइक दिस, FeO कंपाउंड के अंदर Fe का वेट कितना है 1.68, क्योंकि इसी से रिड्यूस हो गया Fe बना, तो Fe कितना हो गया 1.68, और ऑक्सीजन कितना है 0.72 ग्राम। और इनके अगर मैं रेशियो को कंपेयर करता हूं, तो अगर मुझे रेशियो को कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करूंगा कि दोनों को 0.72 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या दे देगा 1। ठीक है, और इसको भी 0.68 डिवाइडेड बाई 0.72 है ना, तो ये जो है आपका 2 बार जाएगा 2.3 और 3। तो यहां देखो रेशियो क्या आ रहा है, आयरन और ऑक्सीजन के बीच इट इज कमिंग 2.33:1। अब चेक करते क्या यही रेशियो आपका यहाँ पर आकर, ध्यान रखना कांस्टेंट कंपोजिशन में हम किसी दिए हुए कंपाउंड के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का रेशियो देखते हैं। तो यहाँ हमने क्या करा था, ये FeO लिया उसको रिड्यूस कर दिया, तो उसको रिड्यूस करा तो ऑक्सीजन निकल गई, तो जो बचा वो क्या बचा है 1.68। तो 2.4 में कितना Fe है 1.68, जब इसको इससे घटाएगा तो वेट बचा वाला किसका हो जाएगा ऑक्सीजन का, वो कितना आया घटाने का 0.72, तो यहाँ 0.72 या 1.68 आया, तो ये इसका रेशियो आ रहा है, इस रेशियो में ये है। तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना, तो मैंने सिंपलेस्ट वैल्यू से डिवाइड किया, इन दोनों को 0.72 से डिवाइड करा तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। अब मैं यहां पर देखता हूं क्या दिया है कि वेट ऑफ FeO 2.09 है और वेट ऑफ Fe is 2.03, सो वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2.09 माइनस 2.03, यानी कि इट इज 0.87 ग्राम, और यहाँ ये 2.03 ग्राम है।
2.03। तो FeO में यहाँ रेशियो क्या है, यहाँ Fe है 2.03 इस टू ये कितना है 0.87। सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या करूंगा, दोनों को 0.87 से डिवाइड करा तो इसमें क्या दे दिया 1 और 2.03 डिवाइडेड बाई 0.87, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 0.87 तीन बार करूंगा तो 240 की 83 था 240 होता है ना, ये 203 है, दो बार तो जाएगा और 160 और 181 तो ये कितनी बार जाएगा अगेन 3 अप्रोक्सीमेटली 2.33 जाएगा। तो देखो यहां भी रेशियो बढ़िया है। तो मैं FeO जो कंपाउंड लिया है उस FeO के अंदर मुझे क्या प्रूव करना था, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तो यहाँ भी रेशियो आयरन और ऑक्सीजन का सेम आ रहा है और यहाँ भी इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने ऑक्सीजन का वेट पता करके Fe और O का रेशियो पता करा तो भी सेम आ रहा है। यानी हम क्या बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर FeO इज शोइंग लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ये दो लॉ ऐसे थे जो आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से क्लास 9 में पढ़े हो। अब एक और लॉ आएगा जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।